नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की चर्चा का हमारा विषय है G7 और भारत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर बैठक में अतिथि के रूप में शामिल होने का न्योता दिया है। ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में 11 से 13 जून तक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया का भी G7 शिखर सम्मेलन के लिए बतौर अतिथि देश आमंत्रित किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो G7 शिखर सम्मेलन से पहले भारत का दौरा करेंगे। ब्रिटेन ने भारत को दुनिया की फार्मेसी बताते हुए कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के संबंध में भारत के प्रयासों की सराहना भी की है। उन्होंने कहा है कि भारत पहले से ही दुनिया के 50% से अधिक टीकों की आपूर्ति कर रहा है। जहां तक G7 की बात है, G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं और ये एक ऐसा मंच है जहां पे विश्व के सबसे अधिक प्रभावशाली, विकसित और महत्वपूर्ण देश एकत्रित होते हैं, विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चा करते हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। G7 समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों की आदर करने वाली संस्था मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र, कानून का शासन, समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। तो आज की चर्चा में आज हम बात करेंगे G7 और ग्रुप ऑफ 7 में भारत की भूमिका की। G7 के लिए भारत क्यों है महत्वपूर्ण, भारत के लिए इस ग्रुप की सदस्यता कितनी अहम है, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में G7 के सामने चुनौतियां क्या हैं और ऐसे वक्त में जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, G7 की बैठक कितनी अहम है और G7 का अब तक का सफर कैसा रहा है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। नीरज श्रीवास्तव हैं मेरे साथ, पूर्व राजदूत। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। साथ ही शक्ति सिन्हा है, आप सामरिक विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज वडोदरा। आप दोनों का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत शक्ति सिन्हा जी मैं आपसे ही कर लेना चाहती हूं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में। कितना अहम है ये नियंत्रण और इस बैठक में भारत के रोल को आप कैसे देखते हैं? बहुत अहम रखता है ये। बहुत सालों से लोगों को लग रहा था कि G7 जो है थोड़ा इररिलेवेंट हो गया है जी। कि वर्ल्ड जीडीपी का इनके अब केवल 40% है। जब ये ग्रुप बना था आज से 40-45 साल पहले, 74 के आसपास, तब ये वर्ल्ड जीडीपी के 80% थे, अब 40% हो गए हैं। भारत उभर के आया है, चीन उभर के आया है, ये सब है। अच्छा, क्योंकि ये समृद्ध देशों की ग्रुपिंग थी तब तक हम लोग को बाहर रखा गया था। अभी भी केवल हम बुलाए जा रहे अतिथि के रूप में। अच्छी बातें बुलानी चाहिए, एक पहली बार नहीं है। 2003 में वाजपेयी साहब अटेंड किए थे, फ्रांस में एवियन में हुआ था तब। 2005 से 2009 तक लगातार भारत को बुलाया गया था। पिछले साल जो होने वाला था, जो नहीं हो पाया अमेरिका में, तो हम भारत को बुलाया गया था और प्रधानमंत्री जी उसका स्वागत किए थे और मान गए थे, मगर हो नहीं पाया। अब बुलाया जा रहा है। अब अभी कोरोना के आपने जिक्र की, बोरिस जॉनसन ने सही कहा है कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। कई टीकों तो ऐसे हैं जहां भारत 90% तक बनाता है, बाकी में 60% बनाता है, तो भारत बहुत रखता है। भारत मूल्यों में G7 के साथ है, डेमोक्रेसी, रूल बेस्ड ऑर्डर जो कहते हैं उसके साथ है। तो भारत के साथ चलना एक टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर बरकरार रहे, इलिबरल ऑर्डर ना आ जाए। मगर ये ग्रुपिंग होगी, ओपन ग्रुपिंग है, तो इसलिए खुली बातचीत होती है। भारत रहेगा इस बार, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, साउथ कोरिया रहेगा। पहले इरादा था पिछले साल तो ब्राजील को भी बुलाने का, रूस को भी बुलाने का, अब नहीं बुलाया जा रहा है। तो भारत के लिए महत्व रखता ही है कि उनके साथ बैठ के चर्चा करना दुनिया के बारे में। उनके लिए भी महत्व रखता है कि उनकी ग्रुप में भी थोड़ा सा बढ़ावा है। 3 बाहर के देश आ रहे हैं, वो अपना व्यू पॉइंट्स लाएंगे, साथ बात करेंगे, इसलिए जो कंसेंसस बनेगा वो सबके हक में रहेगा। जी बिल्कुल। नीरज जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, G7 की, इसके विस्तार की बात करें, तो हमने देखा कि G7 का जो 46वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अभी ये पूरे विश्व की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। कुछ और देशों को जोड़े जाने की उन्होंने बात की थी जिसमें भारत भी शामिल है। कितना ज़रूरी मानते हैं आप इस एक्सपेंशन को?
देखिए, ये एक्सपेंशन तो ज़रूरी है। अगर इस ग्रुप को आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर रेलेवेंट रहना है, जी। मतलब अगर उस तक इन्फ्लुएंशियल रहना है, तो उसमें उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्थिक जो शक्तियाँ हैं और आर्थिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अब पश्चिम से पूर्व की तरफ धीरे-धीरे शिफ्ट कर रहा है। जी। और तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से उभर के आ रही है, हम्म। और भारत को इसमें जोड़ने से इस ग्रुप की जो आर्थिक रेलेवेंस है वो बढ़ेगी। दूसरी बात, एक बहुत ज़रूरी बात है कि इस वक्त जो दुनिया के सामने बड़े मुद्दे हैं, दो मुद्दे हैं। एक तो ये कोरोना वायरस का मुद्दा है, और दूसरा है आर्थिक जो विश्व की अर्थव्यवस्था जो है उसका मुद्दा है। जी। इन दोनों मुद्दों में जो है भारत का सहयोग या भारत का एक रोल काफी महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस में आप देखें, इस संदर्भ में देखें तो भारत वैक्सीन का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया के लिए। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, और खास करके ब्रिटेन के साथ तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जी। वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी एक प्रोड्यूस हुई है। वो दुनिया में 8 सेंटर थे, उसमें सीरम इंस्टीट्यूट भी एक सेंटर था। तो ये कोरोना वायरस से जो उसको दूर करने के लिए भारत का रोल जो है महत्वपूर्ण है। जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मिस्टर ट्रंप आए थे पिछले साल मार्च में, जहाँ आए थे अपनी ऑफिशियल विजिट पे आए थे, उसके बाद ही जब वो लौटे अमेरिका, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि हम अमेरिका में जब इसकी समिट मीटिंग होगी, अक्टूबर में होने वाली थी शायद, तो उन्होंने कहा था कि दरअसल हमें ये गेस्ट के तौर पर ही नहीं बुलाना चाहिए, हमें इन देशों को परमानेंटली इंक्लूड कर लेना चाहिए इसमें। जी। ये उन्होंने कहा था। भारत, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और शायद रशिया उन्होंने कहा था, लेकिन रशिया का सब और देशों ने सपोर्ट नहीं किया है उसको। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे तो देखिए, भारत, शक्ति सिन्हा साहब ने बताया कि पहले कई बार अटेंड कर चुका है ये मीटिंग, तो ये कोई खास ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये भी कर लेगा। लेकिन भारत के लिए महत्वपूर्ण ये होगा, ये देखना कि उसका परमानेंट इसके अंदर इस ग्रुप में इंक्लूजन होता है कि नहीं, इस ग्रुप में। तो ये हमें देखना है। और मेरे ख्याल से तो इन देशों को अगर G7 को रेलेवेंट रहना है, तो इनको परमानेंटली जो है इन 3 देशों को, भारत, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों इसको इसमें लाना होगा। क्योंकि ये देखिए, क्वाड भी जो है, जो 4 देशों का जो समूह है क्वाड, इसमें कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, तो वो लोग भी इस ग्रुप में इंक्लूडेड रहेंगे। तो क्वाड को भी एक तरह से मजबूती मिलेगी अगर इसमें इन लोगों को परमानेंटली जो है बुला लिया जाए। तो इस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ये इनविटेशन है, जो आपका क्वेश्चन था, ये बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक भी है, इनविटेशन भी है। और भारत को अब यही देखना है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप जो है इसकी मिलना जरूरी है, क्योंकि P5 जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया, वहां तो भारत जा नहीं सकता। अभी इस ग्रुप में चाइना तो है नहीं, और कोई नहीं रोक सकता भारत का इंक्लूजन। तो ये देश जो है समृद्ध, सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देश जो है, अगर वो चाहते हैं कि भारत दुनिया की डिसीजन मेकिंग में आए, रोल प्ले करे, तो एक ही तरीका है कि उनको इस G7 में
एक्सपेंड करके परमानेंटली इंक्लूड कर दिया जाए। जी, शक्ति सिन्हा जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। भारत की G7 में शामिल होने की अगर हम बात करें तो उसकी सदस्यता को लेकर कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं, और ऐसे में भारत के शामिल होने के बाद चीन और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखेगा। साथ ही अमेरिका के साथ जो प्रगाढ़ होते संबंध है, एशिया और पूरी दुनिया में भी जो भारत की ताकत है उस पर एक मुहर की तरह ये पूरा जो है इसकी सदस्यता दिखाई देगी। नम्रता जी, आपने सही कहा। जैसे वो नीरज जी ने बहुत कहा कि अभी G7 को अगर प्रासंगिक रहना है, रेलेवेंट रहना है, अगर भारत जैसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था अब जो है चौथे नंबर पर आ गई है, अगर इस बार कोविड का धक्का नहीं पहुंचता तो हम चौथे नंबर पर एकदम बरकरार होते, अभी चौथे पांचवे के बीच में चल रहे हैं। तो ऐसे देश को अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और भारत को ना कमरे में रखें तो क्या महत्व रखता है? अगर केवल अर्थव्यवस्था है तो चीन को भी रहनी चाहिए, मगर चीन का मामला है कि मूल्यों को लेकर चीन उस कमरे में नहीं आ सकता है। तो इसलिए चीन, क्योंकि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, तो कोई चाहेगा नहीं, चीन के लिए सदस्य के लिए कोई साथ नहीं देगा, पर भारत के लिए आपत्ति नहीं होगी। हाँ, अब जैसे जैसे देश है, कनाडा जैसे देश को धीरे धीरे लगेगा कि वो छोटे घट रहे हैं, भारत जो बढ़ रहा है, बट लीडिंग कंट्रीज जो है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, इन सब के लिए भारत को लाना, ऑस्ट्रेलिया को लाना, साउथ कोरिया को लाने से ये ग्रुपिंग बढ़ जाएगा साइज में, विश्व इकोनॉमी के हिसाब से इनका परसेंटेज काफी ज्यादा हो जाएगा। और हाँ, एक अच्छी पहलू आपने रखी कि इससे अंदर आने से चीन को जरा खटकेगा। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहता हूँ, बहुत छोटा देश है, उसके हम बराबरी करने, तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट हाँ, चीन को खटकेगा। जैसे नीरज जी ने कहा, चीन आपको P5 में यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं आने देगा, वो कोई न कोई बहाना डाल के खुद ना भी बोलेगा तो पाकिस्तान से रुकवाएगा, यहाँ इटली से रुकवाएगा, जर्मनी को, मेक्सिको से रुकवाएगा, ब्राजील का मेंबरशिप, नाइजीरिया से रुकवाएगा, साउथ अफ्रीका का। तो सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार तो होने वाला है नहीं जल्दी में, तो वहां नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। G7 जैसा फोरम बढ़ के G10 हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर जो बात करती है, वहां भारत का रहना बहुत ही महत्व है। हम बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, और विश्व के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है इकोनॉमी में, वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। अगर हम आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो विश्व के साथ जो हमारे इक्वेशन बनाना होगा, उसके लिए भारत को कमरे के अंदर रहने की जरूरत है एज ए रूल मेकर। ये ना कि हम बाहर रहें, वो डिसाइड करें और हम चुपचाप उसकी बात मान लें। तो मेरे ख्याल से भारत के लिए बहुत रहेगा। और हाँ, चीन जो हमें रोक रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको भी धक्का पहुंचेगा अगर भारत G7 के स्थायी रूप से सदस्य बन जाए। जी बिल्कुल। इसके साथ ही नीरज जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। अगर मैं G7 के अब तक की सफ़र की बात करूं, 1975 में इसके गठन के बाद से अब तक जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर इसका गठन हुआ, जो इसके एजेंडे में थे, आपको क्या लगता है कितना सफल रहा? क्योंकि कई मायनों में, कई मौक़ों पर इसकी आलोचना भी की जाती रही। देखिए, दो इसके पहलू हैं। एक तो पॉलिटिकल पहलू है और दूसरा इकोनॉमिक पहलू है। तो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये G7 जो था, ये जब बना था उस वक्त बाइपोलर दुनिया थी। एक तरफ नेटो के अमेरिका और नेटो था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, वार्सो पैक्ट कंट्रीज। तो पॉलिटिकली उनका उद्देश्य ये था कि जो सोवियत यूनियन है, इसकी शक्ति को कम किया जाए। तो उसमें तो ये सफल हो गए, क्योंकि सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हो गया, 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो सोवियत यूनियन तो रहा नहीं, और न ही वार्सो पैक्ट भी खत्म हो गया उसके साथ। ये सोचने की बात है कि सोवियत यूनियन भी खत्म हो गया, वार्सो पैक्ट भी खत्म हो गया, सिर्फ रशिया रहा। अच्छा, इस तरफ अगर आप देखें तो नेटो अभी भी बरकरार है और उसकी मेंबरशिप बढ़ती जा रही है। तो पॉलिटिकली जो है ये सफल हुआ ये ग्रुपिंग, अगर देखा जाए। इकोनॉमिकली जो है, उस वक्त ये ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप था, पूरा छाया हुआ था पूरी दुनिया में। धीरे 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 ये इसकी जो है रेलेवेंस, प्रासंगिकता जो है कम होती गई। तो
उसको बढ़ाने के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतना सफल ये नहीं रहा, क्योंकि ये धीरे-धीरे इसकी शक्ति घटती गई। जी। जो पहले 1975 में थी और जो फिर 2000 में है या जो आज है, उस हिसाब से इसकी शक्ति धीरे-धीरे घटती गई। तो अब ये चाहते हैं कि अच्छा, ये बीच में एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। एक एक्सपेरिमेंट ये किया इन्होंने कि रशिया को भी बुला लिया उसके। अब मतलब रशिया आना चाहता था। रशिया अकेले पूरा नेटो का सामना नहीं कर सकता है और न करना चाहता है। तो बीच में कोऑपरेशन हुआ तो G8 हो गया था कुछ समय के लिए, मतलब 10-15 साल के लिए G8 हो गया था। लेकिन जो यूक्रेन में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं 2014 में, उसकी वजह से रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया। तो अब रशिया को बाहर निकाल दिया गया, फिर से पॉलिटिकली अब रशिया से जो है इनकी जो है ठन गई है एकदम। रशिया जो है पॉलिटिकली वो दूसरे कमरे में है और ये लोग एक कमरे में है। लेकिन आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके इनको जरूरी है कि दूसरी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो कमरे के अंदर लाएं, क्योंकि वो चीन धीरे-धीरे वो चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है जी। उसको ये अकेले नहीं रोक पाएंगे, अकेले बैलेंस नहीं कर पाएंगे G7। ये जरूरी है कि भारत को इसके अंदर लाना, क्योंकि भारत की ही एक अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म में अगर आप ट्रेंड देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 11% तक इजीली 20-30 साल तक बढ़ती जा सकती है जी। और भारत चीन के बराबर भी हो सकता है, भारत चीन से आगे भी जा सकता है। तो इस वक्त विश्व के लिए ये बहुत जरूरी है, जो फ्री वर्ल्ड है जिसको कहा जाता है रूल बेस्ड ऑर्डर फ्री वर्ल्ड, जो शक्ति जी ने कहा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत को इसमें इस कमरे में एक स्थायी मेंबर के रूप में लाया जाए, जिससे कि इसका प्रभुत्व, इसकी जो इन्फ्लुएंस है वो इस ग्रुप की G10 की जो है वो P5 से ज्यादा बढ़ जाए और वो चीन को किसी तरह संभालना जरूरी है इस तरफ, क्योंकि उसका जो एक स्ट्रेटेजिक जो उसका गोल है वो पूरी दुनिया का डोमिनेशन करना है और ये हर तरफ हाथ पैर मार रहा है चीन। देखिए भारत के साथ मार रहा है, इधर साउथ चाइना सी में आप देख रहे हैं उधर मार रहा है, सब तरफ ये हाथ पैर चला रहा है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जी। इसलिए ये जरूरी है कि चीन को कंट्रोल किया जाए, चीन को बैलेंस किया जाए और वो सिर्फ एक भारत ही एक देश ही है जो कि साइज में, कंपेरेबल पॉपुलेशन में, अर्थव्यवस्था में जो कि चीन को जो है रोक सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा रोक दिया, ईस्टर्न लद्दाख में बॉर्डर पे रोक दिया भारत ने, रोक ही नहीं दिया, वो कैलाश हाइट्स भी जो है वो ले लिए हैं। तो चीन को लेने का देना पड़ गया है ईस्टर्न लद्दाख में। ये एक उदाहरण है, मैं उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरी दुनिया देख रही है, ये सब कुछ देख रही है। अमेरिका के साथ 4 एग्रीमेंट्स भी, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, वो भी चीन ने नोट किया है कि अब और ज्यादा नहीं करना चाहिए भारत के साथ। तो ये इसकी रेलेवेंस है, जो आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका मेरा उत्तर ये है। जी बिल्कुल। शक्ति सिन्हा साहब, आपसे मेरा अगला प्रश्न ये है कि भारत और ब्राजील जो कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो कि G20 की सदस्य हैं लेकिन G7 की नहीं, अब क्या ये अर्थव्यवस्थाएं G7 को चुनौती दे रही हैं और इसलिए भी जरूरी है कि G7 का जो है वो विस्तार किया जाए, एक्सपेंशन किया जाए और ये समय की मांग है? एकदम मांग है और जरूरी मांग है। अच्छा कि इस बार 3 को बुलाया गया। मेरे ख्याल जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, ब्राजील को भी रहना चाहिए, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी है, बहुत बड़े निर्यात उनका बहुत होता है, तो इसलिए उनको भी साथ लेके चलना बहुत ही आवश्यक है। और जैसे रीना जी ने कहा, यूरोपियन देश जो ये सब हैं, अब इनका जो स्लो डाउन हो गया है वो बढ़ने वाली नहीं है, अपना जो स्थिति है स्थिर रह जाए यही बहुत है। बहुत तो घटना शुरू हो गया है, इटली जैसे देश अब घट रही है, उनका अर्थव्यवस्था बढ़ने वाला नहीं है। जापान का इससे बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो वहां भी घट जाता। तो इसलिए अगर G7 को जान लानी है उतने में, और अगर संतुलन लाना है विश्व में, क्योंकि विश्व में संतुलन नहीं रहेगा, आर्थिक छोड़िए, पॉलिटिकल बात कीजिए, बहुत दिक्कत होने वाली है। इसे जब ब्राजील जैसे देश को साथ रखना बहुत आवश्यक है। भारत और ब्राजील 2 ऐसी देश हैं, और तीसरा मैं नाम लूंगा वैसे इंडोनेशिया का, जिसका जिक्र नहीं हुआ है। इंडोनेशिया भी जो देश है
अगले 5-7 साल में विश्व के टॉप 10 नेशंस के अंदर आ जाएगा, उसको भी लेकर चल ले। और हम तीनों के इंटरेस्ट में है ए लिबरल ओपन वर्ल्ड ऑर्डर, जहां किसी की धांधली ना चले, जहां कोई उल्लंघन ना करे कानून का। और इस सब के लिए इन तीनों देशों को खास तौर पर पॉलिटिकली नहीं बट इकोनॉमिकली भी, अगर ब्राजील, भारत और इंडोनेशिया तीनों रहे कमरे में और उधर से ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया भी आ जाए, तो ये बड़े अच्छा ग्रुपिंग ऑफ डेमोक्रेसीज हो जाएगी, जो कि कोशिश करेगी कि विश्व में साथ मिलजुल के चले। लड़ना कोई नहीं चाहता है, लड़ाई रोकने के लिए बहुत आवश्यक है हमको मिलकर रहना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। नीरज श्रीवास्तव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब चूंकि हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं, अंतिम चरणों में हैं। इस बार G7, चूंकि हम जानते हैं कि वैश्विक परिस्थितियां क्या हैं, कोरोना महामारी से अब सभी देश उबर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को गति देना चाहते हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, तमाम तरह की स्वास्थ्य से रिलेटेड भी चुनौतियां हैं। इस बार G7 के एजेंडे में वो कौन कौन से मुख्य विषय रहने वाले हैं? मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मुद्दा तो आर्थिक मुद्दे हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस से लिंक्ड हैं। दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है वो इस पैंडेमिक, इस महामारी से लिंक्ड इस तरह है कि अगर आप ये महामारी खत्म नहीं करेंगे जी, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो नॉर्मल नहीं बन पाएगी। और इतने लोगों का नुकसान हुआ है, इतने आप देखें दुनिया भर में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, भारत को भी देख लीजिए। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को फिर से नॉर्मल करना और उसे आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, सबके हित में है। और इसके लिए ये भी आपका ये महामारी का भी खत्म करना जरूरी है। तो ये दोनों मुद्दे जो इंटरलिंक्ड हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है सबसे जो सूची के ऊपर ये जो है ये मुद्दा रहेगा। और इसमें ये बात डिस्कशन किया जाएगा कि इसको अब कैसे इसको डील करना है। ये जून में होने वाली है ये मीटिंग, तो अभी कुछ समय है हमारे पास। हो सकता है तब तक ये महामारी कंट्रोल में आ ही जाए, लेकिन हो सकता है कि महामारी अभी चलेगी थोड़े दिन, क्योंकि पॉकेट्स में रहेगी ये जी। तो इसलिए इसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रख ले सकते हैं। तो ये सब बातों पर चर्चा होगी जी बिल्कुल। और चलते चलते एक आखिरी सवाल शक्ति सिन्हा साहब आपसे, चूंकि भारत अतिथि देश के रूप में पहुंच रहा है, भारत के एजेंडे में क्या कुछ खास होगा? जैसे कि बोरिस जॉनसन ने भी कोरोना से निपटने के लेकर भारत ने जो कदम उठाए हैं उसको लेकर उसकी बड़ी तारीफ की है। तो भारत की जो कोविड-19 डिप्लोमेसी है उसी का हम एक बढ़ता हुआ कदम उस बैठक में देखेंगे। साथ साथ हमें ये भी देखना है कि भारत के जो आर्थिक रिक्वायरमेंट्स हैं, रीजनल ग्रुपिंग्स को लेकर के, ये सब को लेकर जब भारत को लगता है कि रूस जो है हमारे खिलाफ है, उसको किस तरह से नेगोशिएट किया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। भारत चाहता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मैन पावर मूवमेंट जो मोड 4 कहते हैं, उस सब में उनका कहना है कि आप अपने मार्केट पूरा खोल दीजिए, अवश्य खोलेंगे, परंतु जो हम चाहते हैं वो आप देने को तैयार हैं कि नहीं। इसलिए भारत को भी इनको इंगेज करना, लीडिंग इकोनॉमी को इंगेज करना की बहुत आवश्यकता है। कोविड के बहाने हो या कुछ हो, अगर हम कमरे में रहें अच्छी बात है, क्योंकि ये सब बातचीत से सुलझाई जाती है। यूनिलैटरली कुछ नहीं किया जा सकता, बंदूक से नहीं होने वाली है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि भारत और बाकी जो समृद्ध देशों हैं मिलजुल के विश्व का जो ढांचा है, ट्रेड का ढांचा है, उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं, उसमें सबको फायदा हो। हमारी स्थिति कुछ है, हमारे पर कैपिटा इनकम कुछ है, $2000, $3000, उनका $60000 है। तो किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड लाया जाए, इससे भारत को वहां रहना बहुत ही अच्छा रहेगा। जी 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 बिल्कुल। इस सार्थक चर्चा के लिए आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और भारत की तो यही सोच रही है शुरू से ही, वसुधैव कुटुंबकम की, और भारत इस बैठक में शामिल होने जा रहा है। बहुत सारे अहम मुद्दे होंगे विश्व स्तर पर, चाहे वो अर्थव्यवस्था को सुधारने, उसे गति देने की बात हो या स्वास्थ्य के संबंध में हो, भारत एक अहम रोल इस बैठक में अदा करेगा। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।